बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 16 सेकेंडरी फिजिक्स एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन करने आज हमने 16.1 से लेकर 16.10 तक फिजिक्स पॉइंट बाय आसिफ रशीद यूट्यूब चैनल पर। पहला हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है कि अ साइनोसाइडल करंट हैज आरएमएस वैल्यू 10 एम्पेयर, व्हाट इज मैक्सिमम और पीक वैल्यू। तो बच्चों हमें रूट मीन स्क्वायर वैल्यू करंट की दी गई 10 एम्पेयर, तो आपने इसकी मैक्सिमम या पीक वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो आपने इसका फार्मूला याद कर लेना है कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट का फार्मूला क्या होता है। आई आर एम एस जो होता है वो आई नॉट ओवर अंडर रूट ऑफ 2 के इक्वल होगा। अगर बच्चों हमने इसमें से आई नॉट निकालना है तो अंडर रूट ऑफ 2 इधर क्या हो रहा था, डिवाइड, तो दूसरी तरफ जाकर वो आई आर एम एस से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आई नॉट इक्वल आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 इंटू आई आर एम एस। आई आर एम एस स्टैंड फॉर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। हम देखते हैं इसके अंदर। तो बच्चों IRMS की वैल्यू हमें कितनी दी गई थी बुक में, 10 एम्पेयर दी गई है। 10 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अंडर रूट 2 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 14.14 एम्पेयर। ये एक्सरसाइज का 16.1 का आंसर आ गया। आई नॉट इज इक्वल टू 14.14। तो 14.14 हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कि क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 16.2। आपने डिवाइस का नेम बताना है कि जिसमें से डायरेक्ट करंट गुजर जाता है और अल्टरनेटिंग करंट की अपोज करता है। पहले हाफ स्टेटमेंट को इस रीड कर लिया तो हाफ का ही आंसर देखेंगे हम। तो हमारे पास डिवाइस दैट परमिट द फ्लो ऑफ डीसी करंट अपोज द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, तो वो क्या होता है, इंडक्टर। तो नीचे बेटा मैंने डीसी के लिए फार्मूला भी लिखी, तो उसको हल भी कर लेंगे, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा एडिशनल आपने याद रखना अपने जहन के अंदर कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए कि जब इंडक्टर को आप डीसी करंट देते हैं ना तो इंडक्टर में से डीसी करंट आसानी से फ्लो करता रहता है। लेकिन जब आप उसको अल्टरनेटिंग करंट दोगे तो अल्टरनेटिंग करंट के देने से उसके अंदर क्या होगा कि जो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होती है, ईएमएफ इज इक्वल टू एन डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी की फॉर्म के अंदर, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगी वो अप्लाइड इनपुट करंट की या अप्लाइड ईएमएफ की अपोजिशन करता है, जिस वजह से उसमें से अल्टरनेटिंग करंट फ्लो नहीं करता। इंडक्टेंस की निकालने का फॉर्मूला एक्सएल किसके बराबर होगा, 2 पाई एफ ऑफ एल के। अगर डीसी की बात करो, डीसी में फ्रीक्वेंसी 0 होगी तो उसकी एक्सएल भी क्या होगी, 0। अगर उसमें रेजिस्टेंस ही नहीं होगी तो इस केस के अंदर हमारे पास करंट मैक्सिमम होगा फॉर डीसी इनपुट, ना के एसी इनपुट। डीसी के लिए हमारा करंट उसमें मैक्सिमम गुजरेगा। अल्टरनेटिंग करंट क्यों नहीं गुजरेगा, उसकी वजह क्या बताई है कि उस कॉइल में ईएमएफ पैदा हो जाती है बार बार करंट की डायरेक्शन चेंज होने से। तो वो इंड्यूस्ड ईएमएफ अप्लाइड जो वोल्टेज होते हैं या उसकी अप्लाइड ईएमएफ जो होती है उसकी अपोजिशन करती है और वो कॉइल करंट को फ्लो होने नहीं देती इन केस ऑफ एसी, बट इन केस ऑफ डीसी तो उसमें से मैक्सिमम करंट गुजरना शुरू हो जाता है। सेकंड पूछा गया था परमिट द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट बट नॉट द डायरेक्ट करंट। उस डिवाइस का नेम बताना है कि जिसमें से अल्टरनेटिंग करंट तो गुजर जाए, डीसी करंट नहीं गुजर सकता। तो उसका बच्चों कौन सा आंसर होता है, कैपेसिटर आंसर है। इसके साथ एडिशन भी याद रखना है कि कैपेसिटर की प्लेट के दरमियान एक इंसुलेटर लगा होता है। उस इंसुलेटर या डाई इलेक्ट्रिक की वजह से डीसी करंट कैपेसिटर की प्लेट के दरमियान से नहीं गुजर सकता। तो एक्स सी का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 पाई एफ ऑफ सी के इक्वल। फॉर डीसी केस उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 0। तो एक्सएल उसका क्या हो जाएगा, इन्फिनिट। तो करंट उसके अंदर क्या हो जाएगा, 0 गुजरेगा। तो इसमें डीसी करंट हमारे कैपेसिटर में पास आउट नहीं हो सकता। जनरल रीजन उसके अंदर होता है दो प्लेट के दरमियान इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक का होना, इस वजह से डीसी उसमें से फ्लो नहीं कर सकता। तो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है 16.3। हाउ मेनी टाइम्स विल एन इनकैंडिसेंट लैंप शो मैक्सिमम ब्रिलियंस कनेक्टेड टू 50 हर्ट्ज सोर्स। अगर एक सोर्स की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, उस केस में एक हमारे पास जो लाइटेड बल्ब है वो कितनी टाइम हमें मैक्सिमम ब्रिलियंस देगा। तो बच्चों अगर 50 हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज का मतलब क्या होगा कि एक सेकंड्स के अंदर 50 साइकिल्स बन रहे होते हैं। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो अगर 50 हर्ट्ज है इसका मतलब है एक सेकंड के अंदर हमारे पास 50 साइकिल बनते हैं और एक साइकिल के अंदर करंट 2 दफा मैक्सिमम ब्रिलियंस शो करता है, एक पॉजिटिव पीक पर, एक इस पे करेगा वो नेगेटिव पीक पर। इस तरह से उसमें मैक्सिमम करंट जो है वो 50 की बजाय 100 टाइम हो जाएगा, क्योंकि एक साइकिल में 2 दफा मैक्सिमम देता था। इसी वजह से 50 हर्ट्ज के ऊपर 50 को मल्टीपल कर लो, एक साइकिल में 2 दफा मैक्सिमम मिला ना आपको, तो 100 से, तो 100 टाइम्स हमें क्या देगा वो मैक्सिमम ब्रिलियंस। पहले आपने इसका आंसर लिख देना है, इट रीच ब्रिलियंस 100 टाइम्स पर सेकेंड।
लैंप शो करेगा ब्रिलियंस व्हेन एसी रीच इट्स पीक वैल्यू। जब एसी की पीक वैल्यू कहां पे रीच करेगा, पॉजिटिव पीक पे भी होगी एक वैल्यू उसकी, नेगेटिव पे भी। ट्वाइस अ साइकिल, एक साइकिल के अंदर 2 दफा पॉजिटिव पीक मिलेगी, 1 दफा आपको नेगेटिव पीक मिलेगी, मीन 2 दफा आपको मैक्सिमम जो है वो पीक वैल्यू मिल रही होती है। इसी वजह से एसी करंट क्या करेगा, रीच करेगा इसकी पीक वैल्यू के ऊपर कितनी दफा, 2 दफा रीच कर गया। किसमें, एक साइकिल के अंदर। फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई थी आपको, 50। इसके अंदर बच्चों यहाँ पे 0 मिसिंग है, इसको ऐड कर लेना है। तो इसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना 50 को 2 के साथ, तो 100 हमारे पास आ जाएगा। इसका आंसर 100 टाइम्स पर सेकंड मैक्सिमम ब्रिलियंस मिलेगी हमें लाइटेड लैंप के साथ। तो नीचे इसका आंसर इस तरह से आपने मेंशन कर देना है। तो बच्चों उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा कि एक साइकिल में 2 दफा पीक वैल्यू मिलती है। तो अगर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है तो कितने दफा पीक वैल्यू मिलेगी आपको, 100 टाइम। तो 100 टाइम ही आपको मैक्सिमम ब्रिलियंस साइकिल में शो होगी। A circuit contain an iron core inductor and DC source arranged in series। एक बैटरी है, डीसी सोर्स आपने लगाया हुआ है, उसके साथ आयरन कोर इंडक्टर लगा देना है। स्विच इज क्लोज्ड एंड री ओपन आफ्टर एन इंटरवल। स्विच को क्लोज कर देते हैं, कुछ देर बाद स्विच को आप ओपन कर देते हैं। वाई स्पार्क जंप अक्रॉस द कॉन्टैक्ट। तो बच्चों इसके लिए याद रखो कि जब आप स्विच को री ओपन करेंगे तो करंट हमारा क्या करेगा, सर्किट का डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू से 0 की तरफ आएगा। जब उसके अंदर चेंजिंग होगी करंट प्रोड्यूस होने की वजह से, ईएमएफ की वो बहुत ज्यादा रैपिड चेंज आ रहा होगा, उस वजह से वहां पे हीट और लाइट इमिट होती है, जिसकी वजह से आपको स्पार्क नजर आता है स्विच के कॉन्टैक्ट पे। तो इसको दोनों केस में याद रखना है, जब आपने स्विच को क्लोज करना है उस वक्त भी स्पार्किंग होगी, उस वक्त मैक्सिमम से अब जो वैल्यू है वो 0 की तरफ शिफ्ट कर रहे होते हैं, तो स्पार्क या वहां हीट और लाइट जनरेट होती है जिससे स्पार्क पैदा हो जाता है। या स्विच आपकी लगी हुई है घर में, सिंपल कोई फैन वगैरह चल रहा ना, अब उसका प्लग आउट कर दो। जैसे ही प्लग आउट करोगे तो करंट की जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू से किधर लेके आ गए, आप 0 की तरफ लेके आ रहे हैं। तो वहां भी चार्जेस कुछ हीट और लाइट की फॉर्म में मिट होते हैं, उसी वजह से वहां भी स्पार्किंग नजर आती है। इस तरह से याद रखना है कि स्विच क्लोज करोगे तब भी आपके पास उस जो लो से हायर जाएगा तो स्पार्किंग होती है। जब स्विच को री ओपन करना है, उसको चलते स्विच से आपने हटा देना है, तो हमारी मैक्सिमम ईएमएफ से 0 की तरफ आ रहे होते हैं, तो वहां हीट और लाइट की वजह से स्पार्क पैदा हो जाता है। इस तरह से 16.4 को आपने देख लेना है। आगे था कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी डबल करने से इंडक्टर और कैपेसिटर पे क्या फर्क होगा। तो बच्चों सिंपल फार्मूला याद रखनी है कि अगर आप रिएक्टेंस इंडक्टर की बात करो तो वो डबल हो जाएगी। चूंकि रिएक्टेंस का एक्सएल के साथ फ्रीक्वेंसी का रिलेशन होता है, डायरेक्ट होता है। अगर बच्चों उस केस में आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं तो उसकी रिएक्टेंस भी कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी। हाउ डज फ्रीक्वेंसी डबल इफेक्ट ऑफ रिएक्टेंस इंडक्टर के अंदर फ्रीक्वेंसी का एक्सएल के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। ये सिर्फ फॉर्मूला याद रखो, नीचे आप खुद भी लिख सकते हो। अगर ये डायरेक्ट रिलेशन है, हमारी फ्रीक्वेंसी 2 टाइम कर दो, इस एफ की जगह पे 2f लिख दो। 2f ये वाला हमारे पास आ जाएगा, इसको हमने बाहर निकाल के लिख दिया। 2fl किसके बराबर आ गया, xl के। तो x प्राइम एल 2xl से ये साबित होता है कि जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी तो कैपेसिटर की रिएक्टेंस उसकी चार्ज को अपोजिशन करने की प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाती है। रिएक्टेंस मीन जो कैपेसिटर चार्जेस के फ्लो में, जो इंडक्टर चार्जेस के फ्लो में रुकावट डाले, उसे कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो जब फ्रीक्वेंसी डबल करोगे इंडक्टिव रिएक्टेंस ट्वाइस हो जाएगी, 2 गुना बढ़ जाएगी। वजह क्या होती है, फ्रीक्वेंसी और एक्सएल का डायरेक्ट रिलेशन होना। तो यहां से फार्मूले से भी आपने इसको साबित कर दिया। इस तरह से बी केस देखते हैं, कैपेसिटर जो हमारी नेक्स्ट पेज पे मौजूद है। रिएक्टेंस कैपेसिटी क्या हो जाएगी, हाफ। इसका क्यों ऐसा हाफ होता है, एक्सएल का फ्रीक्वेंसी से इनवर्स रिलेशन है। अगर फ्रीक्वेंसी डबल कर दोगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी का इधर चला जाएगा, नीचे 2 पे डिवाइड कर दोगे तो 1/2 को बाहर निकाल के लिखो, तो XL जो था वो हमारी डबल हुई थी, लेकिन XC जो होगा वो हमारी क्या हो जाएगी, हाफ। के XL के केस में फ्रीक्वेंसी इंडक्टिव रिएक्टेंस के डायरेक्ट रिलेशन होती है, इसलिए वो क्या हो जाती है, 2 टाइम बढ़ जाती है। और कैपेसिटिव के अंदर, कैपेसिटर के अंदर जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो XC या कैपेसिटिव रिएक्टेंस के इनवर्स रिलेशन होती है, इसलिए वो क्या हो जाती है, हाफ। तो बच्चों इस तरह से याद रख लेना है कि इंडक्टर के केस में फ्रीक्वेंसी डबल करने से XL इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं वो डबल हो जाएगी। कैपेसिटर के अंदर जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होती है जिसको XC कहते हैं, वो हाफ हो जाती है। आपने फार्मूले में वैल्यू पुट करके पेपर में इस तरह लिखना है।
16.6 है हमारे पास, इन आरएल सर्किट करंट हमारा लैग करता है या लीड करता है वोल्टेज को। तो शक्ल में आप ड्रा कर देना बच्चों, शक्ल पहले देख लो कि जो हमारे पास होता है ना आरएल, तो जो हमारे पास रेजिस्टर और इंडक्टर का कॉम्बिनेशन होता है, तो पहले हमारे पास उसमें वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उस वजह से करंट फ्लो करता है। तो उसकी वजह से जो इसके अंदर होगा एक्सएल जो और का और आर का अगर सीरीज कॉम्बिनेशन देखो जैसे मैंने बनाया हुआ है इसके अंदर नजर आ रहा होगा आपको, इस केस के अंदर हमारे वोल्टेज जो होते हैं वो लीड कर रहे हैं, करंट हमारा क्या कर रहा है, लैग। तो आपने क्या आंसर लिखना है इसके अंदर, आरएल सर्किट के अंदर करंट हमारा लैग करेगा, किसको लैग करेगा, वोल्टेज को। ऐसे भी लिख सकते हैं या वोल्टेज लीड करेंगे करंट को और करंट हमारा क्या हो गया, लैग हो गया। तो ये हमारे पास किस एंगल पर होता है, 90 डिग्री पर। इस एंगल को यहां से फाइंड कर सकते हैं। ये इसके अंदर देखो कि आपने वेक्टर डायग्राम लेनी है। इस डायग्राम से ये क्लियर है कि वोल्टेज लीड कर रहे हैं एट थीटा एंगल, जो कि आपको नजर आ रहा है। थीटा एंगल पर वोल्टेज को हमारे जो है वो लीड कर रहे होते हैं, करंट हमारा लैग कर रहा होता है। फार्मूला इसका क्या होगा, tan थीटा। ये हमारे पास VL क्या है, वोल्टेज ऑफ क्रॉस इंडक्टर, ये वाले VL यहाँ पे होगा। और उसके बाद VR क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर। सारा हल करो, tan इनवर्स XL ओवर क्या आ जाएगा, R। वैल्यू पुट करोगे थीटा कितना आ जाएगा, 90। तो हमारे करंट जो होगा 90 डिग्री पर लैग कर रहा होगा, ऐसे लिख लो, या वोल्टेज हमारा 90 डिग्री पर लीड कर रहा होगा। इस तरह से भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। 16.7 है, choke coil placed in series with electric lamp in AC circuit causes lamp to become dim. Why is it is so? Why is it true? ऐसा क्यों होता है कि आपने बच्चों फार्मूला पढ़ा हुआ है कि जब चोक कॉइल को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो लैंप हमारा सीरीज में होने की वजह से उसकी इंपीडेंस का फार्मूला क्या बनेगा, XL प्लस आर होल का क्या आ जाएगा, अंडर रूट। XL प्लस आर होल का क्या आ जाएगा, अंडर रूट। अब जब आपने इंडक्टर लगा दिया तो R में XL ऐड हो रही है, इसके ऐड होने से इसकी इंपीडेंस बढ़ जाती है। जब इंपीडेंस बढ़ जाएगी करंट क्या होगा, कम। जब करंट कम होगा तो वो हमें डिम नजर आएगा। दोबारा सुनो इसी फिक्रे को कि XL जो हमारे पास पहले तो सर्किट के अंदर लगी थी रेजिस्टर, जब उसी सर्किट की रेजिस्टेंस के साथ आपने इंडक्टर लगा दिया तो वो प्लस हो गया आके। इस तरह जो इंपीडेंस है वो हमारी बढ़ गई। जब इंपीडेंस बढ़ जाती है, इंपीडेंस का करंट से रिलेशन क्या होता है, इनवर्स। तो इंपीडेंस के बढ़ने से करंट हमारा कम हो जाएगा और हमारा करंट जो है वो रिड्यूस हो जाता है और लैंप हमारा डिम हो जाता है। इस तरह से आपने एक्सप्लेन कर देना है। दूसरे हमारे इसके सेकंड हिस्से का आंसर अगले पेज पे मौजूद है कि अगर वेरिएबल कैपेसिटर को ऐड कर देते सीरीज के अंदर, उसको एडजस्ट कर देते लैंप के साथ, वो नॉर्मल ब्रिलियंस देता है। जो वो नॉर्मल ब्रिलियंस देता है तो आपने बताना है कि ऐसे कैसे पॉसिबल है कि अगर सर्किट के अंदर आप कैपेसिटर को भी ऐड कर दो, इंडक्टर भी इसमें आना था क्वेश्चन में। कैपेसिटर और इंडक्टर को ऐड कर देते हैं तो उससे उसकी नॉर्मल ब्रिलियंस किस तरह से हो जाती है, उस ब्रिलियंस को चेक करेंगे नेक्स्ट पेज पर। देखो जरा कि अगर आपने कैपेसिटर जो लगाना है उसकी रिएक्टेंस XC होती है, इंडक्टर की रिएक्टेंस XL होती है, दोनों एक दूसरे को करते हैं अपोज। व्हेन वेरिएबल कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे इन सीरीज के अंदर इंडक्टर के साथ और उसको आप क्या करोगे, कैपेसिटर के साथ एडजस्ट कर देते हैं। एडजस्टमेंट के बाद जो हमें पता है कि दोनों आपस में क्या होते हैं, अपोज कर रहे होते हैं। ऊपर की तरफ आप XL ले लो, नीचे ले लोगे XC, तो ऊपर की तरफ XL और XC आपस में अपोजिट होकर क्या हो जाएंगे, कैंसल। जब ये पूरी रकम की इक्वेशन बनेगी ना आपके पास, XL प्लस XC प्लस R होल क्या आ जाएगा, अंडर रूट। अपोजिट होने की वजह से यहाँ पे मैंने माइनस का साइन पहले लिख दिया था। ये दोनों आपस में अपोजिट करके क्या कर देंगे, दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो हमारी Z किसके बराबर आ जाएगी, R के। अब देखो ये फार्मूला बना V ओवर R, तो यहाँ पे इंपीडेंस नहीं है, चूंकि यहाँ पे इंपीडेंस बेसिकली R के इक्वल आ रहा है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस उसकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है और उसको करंट क्या मिलता है, मैक्सिमम। इस तरह से आपने इसका आंसर याद रख लेना है कि अगर आप उसके अंदर एक कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे, इस तरह से लगाएंगे, दोनों सेम वैल्यू में हो, एक वैल्यू दे रहा होता है ऊपर वर्टिकल एक्सिस पर, दूसरे की वैल्यू किधर आ रही होती है, नीचे वर्टिकल एक्सिस पर, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो जाते हैं इस तरह से। और इस तरह दोनों का जो समेशन है वो कैंसिल होकर 0 देगा, सिर्फ रजिस्टर बच जाएगी सर्किट में। अगर सिर्फ रजिस्टर बच गया है तो इसका मतलब करंट बढ़ गया। जब करंट बढ़ जाता है तो वो नॉर्मल ब्रिलियंस से रहता है, जैसे वो नॉर्मल एक रजिस्टर पे काम करता था तो इंडक्टर और कैपेसिटर लगाने से भी उसकी ब्रिलियंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो नॉर्मल कंडीशन में चला गया है। पहले में देखो तो यहाँ पे आपको Z नजर आ रहा था करंट के रिलेशन के लिहाज से, तो इसमें XL R में ऐड हो रहा था।
कि दोनों जब ऐड होकर इंपीडेंस देते हैं, करंट कम हो जाता है, तो चोक कॉइल लगाने से तो बल्ब हमारा डिम हो जाता है। इस केस में देखो एक्सएल को किसके इक्वल एडजस्ट करना है, एक्ससी के इक्वल। इस केस में दोनों इक्वल और अपोजिट होकर कैंसिल हो गए, तो सिंपल क्या बच गया, दोबारा पहले वाला आर ही बच गया। जब सिंपल आर रह जाएगा तो बल्ब भी क्या देगा आपको, नॉर्मल ब्रिलियंस दे देता है, क्योंकि एक्सएल और एक्ससी आपस में कैंसिल हो चुके होते हैं। आगे देखिए 16.8 है, उसके अंदर हमारे पास एक्सप्लेन कंडीशन अंडर विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस फ्रॉम ए सोर्स। Electromagnetic waves are generated when electric or magnetic flux changes through the certain region of space। ये बेटे बात याद रख लो, किसी भी रीजन ऑफ स्पेस के अंदर इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होती हैं। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन इलेक्ट्रिकल चार्जेस आर एक्सेलरेटेड थ्रू द एसी सोर्स। तो इनको एक्सेलरेट करने के लिए आपको एसी सोर्स के लगाने की जरूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पर एक जब हमारे पास व्हेन इलेक्ट्रॉन इन रेडियो ट्रांसमिटिंग एंटीना वाइब्रेट करते हैं आपके पास, इट प्रोड्यूसेस अ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। तो वो इलेक्ट्रॉन वहां पे मूव करके मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं और वो मैग्नेटिक फ्लक्स अपने गिर्द जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरेट कर देता है। इस तरह वो वेव स्पेस में एंटीना से अवे जो है वो प्रोसीड होना शुरू हो जाती है। सिंपल प्रोसेस है बच्चों, इसको आप देख लीजिएगा। ये हमारा 16.8 था। हाउ द रिसेप्शन ऑफ पार्टिकुलर रेडियो स्टेशन इज सिलेक्टेड ऑन योर रेडियो सेट। ये पार्टिकुलर रेडियो हमारे पास जो होगा स्टेशन उसको सिलेक्ट करते हैं हमारे रेडियो सेट के ऊपर बाय एडजस्टिंग द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसी सर्किट इन अवर रेडियो सेट। तो हमारे पास जो ट्रांसमिटिंग एंटीना है उनकी एक खास फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे आप पाकिस्तान की बात करते हैं FM 92 है, FM 95 है, ये मेगाहर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी होती है। तो हमने उनकी फ्रीक्वेंसी नहीं सेट करनी, हमने अपने रेडियो के ऊपर एक नॉब लगी होती है, उससे फ्रीक्वेंसी की एडजस्टमेंट करनी है। हमारे रेडियो की फ्रीक्वेंसी जब आने वाली जो ट्रांसमिटिंग एंटीना से वेव आ रही है हमारे रिसेप्शन एंटीना पे पड़ती हैं, जो हमारे लगा होता है रेडियो सेट के ऊपर, तो रेडियो की फ्रीक्वेंसी मैच कर देनी है। जो फ्रीक्वेंसी आने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से मैच करेगी वो चैनल ट्यून हो जाएगा, वो चैनल हमें सुनाई देना शुरू हो जाता है। तो याद रखो कि सबसे पहले ट्रांसमिटिंग एंटीना से एक टिपिकल फ्रीक्वेंसी पर वेव्स को रिलीज किया जाता है और वो वेव जब हमारे रेडियो सेट पर पड़ती हैं तो उसके ऊपर रिसेप्शन एंटीना लगा होता है रेडियो सेट के ऊपर, तो इस सिग्नल को वो कैप्चर कर रहा होता है। उसके ऊपर हर तरह के सिग्नल फाड़ हो रहे थे एक ही वक्त में। आप सिंपली नॉब चेंज करते रहते हैं। जब नॉब चेंज करते हैं तो जो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी हमारे रेडियो सेट के चैनल के साथ मैच कर जाएगी, जो आपने अपने हाथ से एडजस्ट कर रहे होते हैं या ट्यूनिंग कर रहे होते हैं मोबाइल उसके साथ, रिमोट के साथ, तो जो चैनल आपके पास फ्रीक्वेंसी मैच करोगे अपने चैनल के, अपने रेडियो सेट की, तो वही आपको ट्रांसमिटिंग सिग्नल आना शुरू हो जाते हैं और वो चैनल हमारा ट्यून हो जाता है। तो आप FM 92 सुन सकते हैं, FM 90 सुन सकते हैं। इस तरह आप चैनल की ट्यूनिंग करते हैं। समझ आ जाएगी बच्चों इसकी कि हमने किस तरह करना है कि अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेट किसकी करनी है, अपने रेडियो सेट की करनी है। ट्रांसमिटिंग एंटीना से फिक्स फ्रीक्वेंसी का हर चैनल के खास फ्रीक्वेंसी दी जाती है। फ्रीक्वेंसी वेरिएशन के ऊपर चैनल बने होते हैं, तो वहां से तो हर तरह की रेडिएशन आपके एंटीना पे पड़ रही होती है। जो आपके पास मोबाइल फोन के अंदर FM चला रहे हैं या आप उसको घर में किसी जगह पे FM चला रहे हैं, तो वहां पे रेज वो पहुंच रही होती हैं। सिर्फ हम काम ये करते हैं कि अपने रेडियो सेट के ऊपर उसकी फ्रीक्वेंसी एडजस्ट कर लेते हैं। जो चैनल आने वाली, जो हमारे रेडियो सेट की फ्रीक्वेंसी जिस आने वाले सिग्नल की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है, वो चैनल हमारा ट्यून हो जाता है। इस तरह ये रिलेशन याद रखो। F = 1/2 पाई √L ओवर क्या होता है C। इस तरह से आपने इसको देख लेना है बच्चों। व्हाट इज मेंट बाय AM एंड FM। AM में होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, FM होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इसके अंदर ये टाइप जो मॉड्यूलेशन की होती है इसमें कैरियर वेव को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, तो उनके एम्पलीट्यूड को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं और मॉड्यूलेशन सिग्नल भी आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के अंदर फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव की इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे और एम्पलीट्यूड सुपरपोजिंग सिग्नल का